Hello friends. So today in this video, I'll be discussing about the Leidenfrost effect. Okay, and इस इफेक्ट पे हमें क्वेश्चन भी करेंगे जो कि एशियन फिजिक्स ओलंपियाड में पूछा गया था. Okay, so let's discuss what is this Leidenfrost effect. So when liquid droplets touches a sufficiently hot surface, the Leidenfrost effect leads to the levitation of the droplet on a steam layer. At the same time, the heat flux from the hot surface to droplet is strongly reduced and droplet lifetime is increased. तो आप सबने कभी ना कभी देखा होगा ये फिनोमेना. जैसे हम किसी गर्म बर्तन पे पानी गिरते हैं, ठीक है, वो पानी वेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, वेपर की फॉर्म में, और पानी गायब हो जाएगा. पर जब हमारा कभी कभी बर्तन ज़्यादा गर्म हो गया, ज़्यादा गर्म होने का मेरा मतलब है कि जो हमारा लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से टेम्परेचर जो पैन का है वो ज़्यादा हो गया, ठीक है. यूजुअली पानी की बात करते हैं, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है ना, तो उससे ज़्यादा हो जाएगा टेम्परेचर 100 डिग्री से, ठीक है. 200 हो गया, 150 हो गया हमारे जो पैन का टेम्परेचर है. तो उस समय क्या होता है, हमारी ड्रॉपलेट जैसी गिरती है इस गर्म पानी गर्म पैन के साथ कॉन्टैक्ट में आती है, एक वेपर बन जाती है, वेपर की लेयर बन जाती है इसके नीचे, ठीक है. जिसके कारण कि क्या होता है, ये हीट जो है वो फ्लो होगी. अब हीट तो फ्लो करेगी इसके थ्रू, अब इस वेपर के थ्रू फ्लो करेगी, ठीक है. अगर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता ड्रॉपलेट इसके, तो एकदम से वेपरेट कर देते. बट अब एक इंसुलेटर की तरह ये स्टीम लेयर आ गई बीच में, वेपर बन गया, एक वेपर लेयर बन गई है ना, जिसके कारण कि हीट फ्लक्स है वो उसको टाइम लगेगा इसको वेपरेट करने में, जिसके कारण कि इसकी जो लाइफ टाइम है ड्रॉपलेट की वो बढ़ जाएगी, ठीक है. और ये स्लाइड करती रहती है इसके ऊपर ड्रॉपलेट. सो दिस इफेक्ट इज नोन एज Leidenfrost effect, ठीक है. So when a liquid comes into contact with the hot surface, it is frequently observed that the liquid droplets do not evaporate instantaneously. एकदम से evaporate नहीं करेगी अब वो. This is so called Leidenfrost effect, first reported in 1732 and described in more detail by Leidenfrost in 1756. The Leidenfrost effect occurs above a minimum temperature, ठीक है, किसी भी टेम्परेचर में नहीं हो जाएगा ये. That is known as Leidenfrost point, where the regions of transition boiling and film boiling meet. In the process, a thin layer of vapor is formed under the droplets of the liquid. Due to the poor heat conduction properties of streaming vapor, this layer acts as a thermal insulator and protecting the fluid from a much higher heat flux. Okay? Therefore, the lifespan of the droplet, which means the time until the whole fluid has evaporated, is increased significantly. The Leidenfrost point depends on the bulk properties such as mass, density, boiling temperature, and size, as well as the surface features, example roughness and wettability. Smaller droplets usually are spherical, but large droplets might have a rather complex form. Although the Leidenfrost effect is well known, there is still ongoing research. Okay. तो आपको समझ आ गया होगा क्या है कि जैसे ही लिक्विड ड्रॉपलेट आती है, यहाँ पर एक वेपर बन जाएगा, वेपर की लेयर बन जाएगी, ठीक है. अब क्या होगा, ये वेपर बाहर निकल देगी, कुछ पोर्शन फिर इसका वेपर में कन्वर्ट होएगा, फिर बाहर आएगी, और ड्रॉपलेट का साइज डेफिनेटली डिक्रीज होता जाएगा, और हौली हौली करके पूरी इवेपोरेट हो जाएगी. तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि APHU में आया था, द Leidenfrost फिनोमिना. द पर्पस इज टू एस्टिमेट द लाइफ टाइम ऑफ अ हेमिस्फेरिकल ड्रॉप of a liquid sitting on a top of a very thin layer of vapor which is thermally insulating the drop from very hot pit below. तो ये हमारी जो लेयर ऑफ वेपर है, ठीक है, और ये हमारा जो पैन है जो कि बहुत ज़्यादा गर्म है. It will be assumed here that the flow of vapor underneath the drop is streamlined and behaves as a Newtonian fluid of viscosity coefficient eta and thermal conductivity K. ठीक है, जो हमारी वेपर है, जो वेपर बनी हुई यहाँ पे ड्रॉपलेट के नीचे इसके बीच में, इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, K है. ओके. और जो फ्लो है नीचे, जो इसके जो वेपर है, इसका जो फ्लो है जो बाहर निकलती जाएगी वेपर, उसका हम फ्लो स्ट्रीमलाइन मान रहे हैं, ठीक है. आपको पता होगा स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है, स्टेडी फ्लो क्या होता है, सब उसमें NCERT में दे रखा है, आप उसमें आके पढ़ सकते हैं एक बार. सो द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज L, ठीक है. एंड फॉर अ न्यूटोनियन फ्लूइड वी हैव द shear stress F by A is equals to eta into the dV by dz, where V is the velocity of flow velocity and z is the perpendicular distance between the direction of flow and the direction of force, and direction of F is tangential to the
सरफेस एरिया ए। तो हाँ, ये रहा। एक सेकेंड, बस, हाँ ओके। तो ये हमारी हेमिस्फेरिकल जो ड्रॉप है हमारी, इसकी जो वेपर है, जो उसकी विड्थ हम अभी थिकनेस जो है उसकी बी मान रहे हैं, ये इसका मिड प्लेन है। ओके, ये मिड प्लेन है, और ये वी जो है वो वेलोसिटी है वेपर की एट अ हाइट जेड फ्रॉम द मिड प्लेन, और ये हमारी हेमिस्फेरिकल ड्रॉप है, और ये ग्रेविटी है। ओके, और ये बहुत ज़्यादा जो हॉट सरफेस है वो वाला सरफेस है, इधर से हीट फ्लो जाएगी ऊपर। ओके, तो द प्रेशर v is the velocity of vapor in radial direction at the height z above the midplane. The pressure p inside the vapor must be higher towards the center O. अंदर की तरफ जो प्रेशर है वो ज़्यादा होना चाहिए। So this will result in the outflowing of vapor in the force that holds the drop against the pull of gravity, है ना। तो तभी तो एक मतलब ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट खड़ी है, तो उस फोर्स की वैल्यू भी हम निकालेंगे और जो उसके अगले पार्ट आएंगे। So the thickness of the vapor layer under thermal equilibrium and mechanical equilibrium is B, ठीक है। और थर्मल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम है जिस टाइम पे, उस टाइम जो वेपर की थिकनेस है वो B है। फॉर अ न्यूटोनियन फ्लो ऑफ वेपर वी कैन अप्रॉक्सीमेट dV by dz is equals to z by eta into dp by dr। ओके, तो ये एक्सप्रेशन हमको दिया हुआ है। सो वी हैव टू शो दैट वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ z, ऐसे हमको इस एक्सप्रेशन को निकालना है, वेयर c इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो वी कैन फाइंड दिस एक्सप्रेशन इजीली just by integrating this expression with respect to z on both sides। okay, once we'll integrate we'll get this expression of velocity as a function of z। अब यहाँ पे एक c आ रहा है जो कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अब इस पार्ट को हम सेकंड पार्ट में निकालते हैं। रेफर टू फिगर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ c इन टर्म्स ऑफ eta dp by dr and b यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन दैट वेलोसिटी 0 फॉर z प्लस माइनस b by 2। यानी कि वेलोसिटी जो है, किसकी वेलोसिटी, वेपर की वेलोसिटी b by 2 पे, यानी कि b by 2 ऊपर b by 2 नीचे, यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, वेपर की 0 है, यानी कि यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, यहाँ पे याद रखें। तो ओके, तो v एट b by 2 इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आती है माइनस a by b स्क्वायर बाई एट इंटू डी पी बाई डी आर। ओके, नाउ थर्ड पार्ट सेज कैलकुलेट द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेपर थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस डिफाइंड बाय r। हिंट द सिलेंडर इज ऑफ रेडियस r एंड हाइट ऑफ हाइट b अंडरनीथ द ड्रॉप। ठीक है जी, अब हमको निकालना है कितनी रेट से जो हमारी वॉल्यूम है वेपर की निकल रही है बाहर। ठीक है, अब इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ आपको। अब सपोज हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से देख रहे हैं, तो जो वेपर हमारी ऐसे निकल रही है रेडियली बाहर वी वेलोसिटी से, ठीक है, एट अ हाइट z मान रहा हूँ मैं, ऊपर भी है ना, देखो थिकनेस है इसकी यहाँ पे, एट अ हाइट z, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी v है। ओके, सो नाउ वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड दी वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो। यानी कि वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोन इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितनी वॉल्यूम निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं, क्यू कहते हैं। सो लेट क्यू बी द वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो ऑफ द वेपर थ्रू द सिलेंड्रिकल सरफेस ऑफ 2 पाई आर बी। 2 पाई आर बी क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हम एक डिफरेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल सरफेस मानते हैं जिसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, एंड जिसकी जो हाइट होगी दैट विल बी डी जेड, और उसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, आर होगा। ठीक है, और यहाँ से वेलोसिटी जो वेपर हमारी बाहर निकल रही है वैसे ऐसे बाहर को निकल रही है। ठीक है जी, सो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ जेड हमको पता है, वो मैं एक्सप्रेशन निकाल लिया था ऑलरेडी फर्स्ट पे, है ना। अब याद रखना वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ जेड निकालोगे तो उस टाइम पे सी की वैल्यू पुट करना तुम्हारे पास यहाँ पे, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ जेड निकल के आ जाएगी। ठीक है, वो हमको पता है 2 पाई आर, हमने जो 2 पाई आर डी जेड क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए हमारे जो डिफरेंशियल सिलेंड्रिकल सरफेस है। ओके, तो बस पुट करनी है वी की वैल्यू, अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों से। अच्छा, 0 से b/2 उसकी लिमिट ले लेंगे। 0 से b/2 क्यों लूँगा मैं, क्योंकि लेनी तो माइनस b/2 से प्लस b/2 लेनी चाहिए मेरे को, बट 0 से b/2 लूँगा और बाहर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा ऑलरेडी। तो ये मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। जैसे ही सॉल्व करूँगा आपको बस क्यू की वैल्यू आएगी माइनस पाई आर बी क्यू बाई 6 डी बी बाई डी पी बाई डी है। ठीक है, ये हमारे पास क्यू की वैल्यू होगी, और क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। ठीक है, अब आप आगे निकालोगे, जब हम आगे जो पार्ट है इसमें डी पी बाई डी आर की वैल्यू निकालोगे वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये साइन अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस 3.4 by assuming that the rate of production of vapor of density rho v
रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेपर इनकी, है ना, किस रेट से जो हमारी वेपर है बन रही है, ये लिक्विड हमारी, सॉरी हॉट पैन है, ये ड्रॉपलेट है, इधर से कुछ पोर्शन जो उसका वेपर में कन्वर्ट होगा, बाकी का बाहर निकल जाएगा भाई, ठीक है। और पिचक जाएगी, पिचकते पिचकते कितनी हो जाएगी, वेपर बन जाएगी पूरी की पूरी, और ये हवा में उड़ जाएगी। सो by assuming that the rate of production of vapor of density rho v is due to heat flown from the hot surface, बिल्कुल यहाँ से हीट जाएगी, इस hot surface से जाएगी हीट, hot surface to the drop, find the expression for the pressure P as a function of R, using PA, use PA to represent atmospheric pressure। अच्छा बाहर atmosphere है, उसका तो pressure PA ही होगा, ठीक है। And use delta T for the temperature difference between those of hot surface and drop। तो इस hot surface and drop जो है उसके बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया गया। सो एज्यूम दैट द सिस्टम हैज़ रीच्ड द स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो अब सिर्फ फेज चेंज होगा, ठीक है। ड्रॉपलेट जो है वो लिक्विड फॉर्म में, वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होगी, यानी कि कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा अभी, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आएगा उसके बीच में। सो द टोटल रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ऊपर से देखते हैं हम, तो यहाँ से बाहर की तरफ को आ रही है, ठीक है। ऐसे हम मैग्नेटिक फील्ड में दिखाते हैं ना, सर ये तो ऐसे होगा, बाहर की तरफ को आ रही है हमारी तरफ को जो हीट है। सो द रेट ऑफ हीट फ्लो फ्रॉम द एरिया पाई आर स्क्वायर ऑफ द हॉट सरफेस टू द ड्रॉप इज के पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी पर भी, ये आपको फॉर्मूला पता होगा, ये सिंपल एनसीईआरटी वाला फॉर्मूला। सो एज्यूमिंग दैट दिस हीट गोज इनटू वेपराइजिंग द ड्रॉप, ठीक है, उसकी फेज चेंज करती है ड्रॉप की। सो फेज चेंज वाली हीट कौन सी होती है, Q इज इक्वल्स टू एम एल, एल क्या है स्पेसिफिक लेटेंट हीट, एम क्या है मास। अब इसको डी क्यू बाई डी टी करूँगा मैं, तो डी क्यू बाई डी टी करूँगा, दिस विल बी इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू एल। अब ये क्या है, डी एम बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस डी एम बाई डी टी को मैं कैसे निकालूंगा, रो वी। अच्छा रो वी क्या है, रो वी है हमारी डेंसिटी किसकी, वेपर की। अच्छा क्यू क्या है, कितनी मतलब वॉल्यूम जो है हमारे वेपर की एक सेकंड में बाहर निकल रही है, कितनी एक सेकंड में बाहर निकल रही है, मल्टीप्लाइड बाई इट्स डेंसिटी, हमारे पास क्या आ रहेगा, डी एम बाई डी टी। आई होप आप समझ पा रहे हैं। सो रो वी इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई दिस एल, अभी किसके बराबर है, ये बराबर है जो हीट हमारे पास हॉट सरफेस से आ रही है टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। सो दिस इज के पाई आर स्क्वायर डेल्टा टी बाई बी। तो जैसे आप इक्वेट करोगे, क्यू की वैल्यू आप पुट कर लेना, हम क्यू की वैल्यू में निकाल चुके हैं ऑलरेडी, माइनस पाई आर बी क्यू बाई 6 इंटू 2 डी पी बाई डी आर। जैसे पुट करोगे आपके पास डी पी बाई डी आर का एक्सप्रेशन आ जाएगा, एंड दोनों साइड आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ आर। बी की वैल्यू निकालेंगे, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि आपको पता है जब भी हमारा स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर होगा तब प्रेशर जो हमारा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, ठीक है। सो पी ए की वैल्यू पुट करेगी, पी आर इज इक्वल्स टू पी ए, तो जैसे ही पुट करेंगे हमारे पास जो प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ आर निकल के आ जाएगा वो ये होगा, ओके। सो इसके आगे और भी पार्ट हैं, आई गेस 7 पार्ट है इसके, तो मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, अभी वीडियो लंबी होगी, ओके। सो आई होप गाइज यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन।